अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS201 फाइनल टर्म सब्जेक्टिव का पार्ट 2 देखेंगे। और शुरू में ही मैं आपको एक बात जो है वो क्लियर कर दूं, ये फाइल जो है वो VU रैंक वालों की तरफ से है, तो हम उनको स्पेशल थैंक्स कहते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है ये अपलोड की हुई थी, मैंने वहाँ से ही इस फाइल को उठाया है। और इसके अंदर मेरी बेहतरीन कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ वो पेपर्स को शेयर करूं या उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊं इस वीडियो के अंदर। और आपके साथ स्पेशली प्रोग्रामिंग के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर आपको प्रोग्राम लिखना सिखाया जाएगा, प्रोग्राम को सोल्व करना सिखाया जाएगा, आउटपुट आपने प्रोग्राम का कैसे देखना है उसके बारे में आपको इंशाल्लाह तमाम डिटेल्स जो हैं वो इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। तो होपफुली वीडियो बहुत डिटेल से होगी, आप उसको कंप्लीट वॉच करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इससे पहले स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको मज़ीद जो है वो क्लियर कर दूं, पार्ट 1 मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पार्ट 2 इसका ये होगा जिसके अंदर आप लोगों के साथ जो है वो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को शेयर किया जाएगा। पहला देखिए, आप लोगों का एक प्रोग्रामिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको बताया जा रहा है। राइट अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फॉर एन अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। आपने करना ये है कि आपने जो कोड है उसको डिक्लेयर करना है, स्टेटमेंट्स को 10 एलिमेंट्स में, और उसकी जो टाइप डेटा टाइप होगी वो फ्लोट डेटा टाइप होगी। ठीक है, आपने इंक्लूड करना है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को, और आपने जो है वो इस तरह से जो है वो इनको फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आपको बता रहा है, इसी टाइप के आपने अपने जो वर्ड्स हैं उनको जो है इंक्लूड करते चले जाना है। आंसर देखिए इसका, सबसे पहले आपने फ्लोट डेटा टाइप को लिखना है। और फ्लोट डेटा टाइप को लिखने का जो तरीक़ेकार होता है वो जनाब ये होता है कि आप लोगों ने करना कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले फ्लोट लिखेंगे। और देखिए आपने वो आपको बता रहा है कि क्वेश्चन में कि आपने अरे टाइप का जो डेटा वो लिखना है, तो आपने फ्लोट अरे लिखा और इसकी डेटा टाइप फ्लोट ही रहेगी। 2 दफ़ा फ्लोट हम इसलिए लिख रहे हैं कि पहले हम उसकी डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं जो हमने अरे ARRAY अरे है, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसको आपने करेक्शन कर लेनी है। अरे उसके बाद 10। अब ये 10 हमने इसीलिए लिखा क्योंकि वो आपको कह रहा था कि आपने 10 एलिमेंट्स की क्रिएट करनी है। अगर आपके पेपर में 20 एलिमेंट्स आते हैं तो आपने ये जो आपको इतना सा साइन नज़र आ रहा है, यानी जहाँ पर ये 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इस 10 की जगह 20 लिख देना है। और ये होता है, अगर मेरे पेपर में मिसाल के तौर पे अगर मेरा सब्जेक्ट CS201 का है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे पेपर में 10 एलिमेंट्स आ गए तो मे बी आपके पेपर में जो है वो 20 एलिमेंट्स आ सकते हैं, मे बी तीसरे बंदे के पेपर में जो है वो 30 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में बात रखनी है, जो भी आपको यहाँ दिया होगा उतने आपने यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स उतने ही कैरेक्टर के मुताबिक लिख लेने हैं। उससे आगे 1.2, 2.0, 3.0, 4.0 ये आपको बता रहा था कि आपने इस तरह के 4 एलिमेंट्स को डिक्लेयर करना है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको इनिशियलाइज करना है। तो आपने सिर्फ इतना सा पार्ट बताना था, फ्लोट अरे, और उसके बाद आपने जो डेटा एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ थी वो आपने यहाँ पर जो है वो उनको लिख के बता दिया। तो ये आपका एक मेन आंसर था, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है। उसके आगे स्टूडेंट्स बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है वो ये है कि आपने प्री इंक्रीमेंट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स बताना है। और ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में भी पूछा जाता है एज अ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखना पड़ेगा, जबकि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर जो है वो आपको वहाँ पर लिखा लिखाया मिलेगा, बस आपने उसको जज करना होगा कि विच वन इज़ द राइट आंसर। देखिए सबसे पहले हम जो है वो जनरल सिंटैक्स के अंदर क्लास का नेम लिखते हैं। वो कोई भी नेम हो सकता है, मे बी वो आपको कह सकता है कि आपने क्लास का नेम डेट लिखना है, मे बी आपको कह सकता है कि आपने क्लास का नेम जर्नल लिखना है, पब्लिक लिखना है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है जो आपको वो कहेगा। बहरहाल जो मेन सिंटैक्स होगा वो आपने क्लास नेम लिखा, ऑपरेटर लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट लगाया। प्री का मतलब क्या होता है, पहले आने वाला। ठीक है, ये आपको सिर्फ कमेंट्स की फॉर्म में बता रहे हैं, आपने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को नहीं लिखना। अगर आप लिखेंगे भी तो आप इस तरह जो है वो यहाँ पर पीछे 2 लाइन्स आएंगी जस्ट लाइक दिस, इसका मतलब कमेंट्स की फॉर्म में आप यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने नहीं डाले हुए, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करना है कि क्लास नेम, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटर, और ये चीज़ें खुद ब खुद आपके जो टीचर होंगे या जो भी चेकर होगा उसे पता लग जाएगा कि ये पहले प्लस प्लस है, इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट है। और यहाँ पर देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में क्लास नेम आएगा, उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इंट डालेंगे, इंट के बाद हम यहाँ पर जो है वो प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हमारा हो जाएगा, जिसका काम ये होगा कि आपने यहाँ पर जो पोस्ट इंक्रीमेंट है और जो प्री इंक्रीमेंट है उनको आपने डिक्लेयर कर दिया। तो देखें इसके बाद आपने जहाँ पर जो है वो डेटा टाइप को यहाँ पर लिखा। तो ये आपका एक मेन क्वेश्चन था जिसके बारे में आपने यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बारे में बता दिया। ये आपसे ना पेपर में इस तरह पूछा जाता है कि जो प्री इंक्रीमेंट है उसको MCQs में उसका साइन ये वाला होगा, यानी आगे कोई भी डेटा टाइप आपको दे दी जाएगी और पीछे एक जो है वो प्लस के साइन लगा
लगा दिए जाएंगे, माइनस के साइन लगा दिए जाएंगे। तो जो हमारे पास ऑपरेटर होता है प्री इंक्रीमेंट में वो हमेशा पहले होता है, और जो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसके अंदर बाद में होता है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर भी बाद में आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों इस तरह किया हुआ है। लेकिन आप लोग अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको बाद में लगाएं, वो ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, ये प्लस प्लस लगाने के बजाय आप आगे लगा लें, विच इज़ मोस्ट बेटर। उसके आगे हम बात करते हैं, तो आपका तीसरा है जहाँ आपने सिंटैक्स बताना है क्लास टेम्पलेट का। टेम्पलेट सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होती है, टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि ये आपके पास कुछ प्री डेवलप्ड फंक्शन होते हैं, खुद से भी हम इसको लिख सकते हैं। बहरहाल इसकी फंक्शनैलिटी, अगर आपने प्रोग्राम में अपनी फंक्शनैलिटी को मजीद इंक्रीज करना है तो हम क्लास टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, इसको लिखने का तरीके का सिर्फ आपने एक जनरल सिंटैक्स बताना है, और जनरल सिंटैक्स मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में भी क्लियर किया हुआ था। देखिए यहाँ पर सिर्फ टेम्पलेट क्लास, उसके बाद माई क्लास, यानी जो भी आप क्लास का नेम रखेंगे, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी ऊपर यहाँ से लिखें, आप लिखें टेम्पलेट क्लास माई क्लास, उसके आगे आपने लिखने का तरीका आप इस तरह कर लें, या ब्रैकेट डालेंगे, या आपकी स्टेटमेंट्स आ गई और ये आपकी ब्रैकेट खत्म होगी, और अगर आपने आगे आपने जो है वो सेमी कोलन का इस्तेमाल किया, तो ये आपके पास एक मेन सिंटैक्स होता है कि जो जिस सिंटैक्स की थ्रू आप जो है वो टेम्पलेट क्लास का जो एक सिंटैक्स है वो बताते हैं। उसके आगे स्टूडेंट्स की बात याद रखिएगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों के जो पेपर है वो हमेशा प्रोग्रामिंग पर ही डिपेंडेंट रहे। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी जो है वो बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करें आप लोगों के पेपर में जो है वो थ्योरी भी आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप लोगों में से जा हो सकता है एक दो का पेपर आ गया हो सारा, लेकिन आप लोगों का तकरीबन जो पेपर होता है प्रोग्रामिंग का भी होता है, और आपका तकरीबन जो 20 to 30% पार्ट होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है। प्रोग्राम आपको जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में थ्योरी आ जाए, या शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन 2 डेफिनेशन आपको मस्ट पूछी जाती हैं। तो ये भी आपने बात याद रखनी है, थ्योरी आपके पेपर में आती है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको एक ज़बानी कलामी बताऊं तो ट्रुथ टेबल आपके एंड के होते हैं, और के होते हैं, नोट के होते हैं। ये बेसिकली कंडीशनल होते हैं, इसके अंदर आप कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं। ये आपने फिजिक्स 101 में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो जिस तरह एंड का ऑपरेटर है, नोट का ऑपरेटर है, इसके अलावा जो नेगेशन होता है यानी नोट, और इसका फैक्टोरियल का साइन होता है, ये तमाम तरह जो ट्रुथ टेबल होते हैं ये आप लोगों को बड़े इजीली आप लोगों को मिल जाते हैं। ये आप लोगों के इसमें जो किताब है उसके अंदर इतना डिटेल से जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आप लोगों ने बात को याद रखना है। जब आपका ट्रुथ टेबल का है तो आप लोगों ने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट बता देना जो मैंने आपको बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पर देख लें, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग जो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हम जो है वो स्ट्रक्चर्स को डिसाइड, यानी वही बात की कंडीशनल ये स्टेटमेंट्स होती हैं, हम डिसाइड करते हैं ये काम हमने करना है कि नहीं करना। समटाइम ये जो काम है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफिकल्ट होता है, समटाइम ये काम जो है वो ईजी होता है। बहरहाल हम जो है वो आप दोनों चीज़ों को बता दीजिएगा। आगे एंड, नोट और जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन भी आप लोग बता सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को आएगा, मतलब एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपने बताना है। अगर आपको 2 या 3 नंबर की डेफिनेशन आती तब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे आपको एक कोड दिया गया है, और इस कोड का आपने जो है वो आउटपुट जनरेट करके बताना है। आउटपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, आउटपुट के लिए हमेशा याद रखें 2 बातें आप लोगों के प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होती है सी इन और दूसरी होती है सी आउट। तो सी इन का मतलब जो होता है जनाब, ये आपके पास वो ऑपरेटर होते हैं जो यूज़र से वैल्यू को गेट करते हैं, जबकि सी आउट का मतलब ये वो साइन होता है, ये वो ऑपरेटर होता है जो आपकी वैल्यू को आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके लिए प्रिंट कर देता है। अब देखें, इसने कहा इंट इनपुट। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो इंट है हमारी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर की होगी, सी आउट करेगा जी ऑक्टेट। अभी जो ऑक्टेट आपको नंबर नजर आ रहा है, बेसिकली ये ऑक्टेट नंबर होता है हमारा कम से कम 0 से 7 तक। ठीक है, इसके टोटल 8 कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद आपने कहा, अब देखें ये सी इन है, सी इन का मतलब यूजर से वैल्यू को गेट करो। इसका मतलब ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे आउटपुट बताना है, आपने इनपुट नहीं बताना। सिर्फ आप लोगों की कंफ्यूजन के लिए ये लाइन लिखी हुई है, इसे आप काट दें। आगे आ जाए, सी आउट कर दो हेक्साडेसिमल और इनपुट। अभी जो आपको इनपुट नजर आ रहा है इसको भी ज़रा आप 2 मिनट के लिए ज़रा स्किप करें, तो अब आपको यहाँ पर पता लग जाएगा जो हेक्साडेसिमल नोटेशन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। आपके यहाँ पर बता भी रहा है कि जो हेक्साडेसिमल है 193 एज ऑक्टेट। ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। अब आपने जब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से मुराद होती है कि आप लोगों ने इसको वो बता रहा है 123, आप एलसीएम वाला जो मेथड होता है इस तरह मेथड उसको इस्तेमाल कर लें, और जो टोटल कैरेक्टर्स होते हैं आप उसके साथ डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 53। तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आउटपुट आ गया। लेकिन ये काम सॉल्विंग
प्रोग्रामिंग वाला है, आपने कभी भी ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर इन्होंने सी इन का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। वो आपको खुद बता रहे हैं कि जो इनपुट नंबर होगा यानी यूजर जो है वो एंटर करेगा 123। अब 123 को जो हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर होते हैं जनाब होते हैं 16। ठीक है, अब 123 को 16 के साथ डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता जाएगा वो यहाँ पर आप लिखते जाएं, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 53। तो ये आपका एक मेन आउटपुट आ जाएगा जिसमें आपने इसको सोल्व करना होगा। तकरीबन आपका जो आउटपुट वाला क्वेश्चन होता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो पेपर में आपने उसी कोड को, ये जो कोड आपके यहाँ पर नजर आ रहा है, आपने इसी कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने प्रिंट या पेस्ट करके आ जाना है, लेकिन आप लोगों ने पेपर को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। उसके आगे आपको बताया जी फ्रेंडशिप के प्रिंसिपल्स बताएं, ये भी मैं आपको लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, फ्रेंडशिप एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी प्राइवेट क्लास को आपके लिए कुछ डेटा मेंबर को एक्सेस कर देता है। यही बात इन्होंने भी यहाँ पे लिखी हुई है कि अ फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल ऑफ क्लास जस्ट लाइक अ मेंबर फंक्शन। जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं क्लास के, आप उनको एक्सेस करते हैं प्राइवेट क्लास में से फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, और आप उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको रिक्वायर्ड होता है, जो आप डिजायर्ड करते हैं, वो आप उनको गेट कर लेते हैं, उस डेटा को उठा लेते हैं। उसके आगे हाउ मेनी आर्गुमेंट्स एज यूनिरी ऑपरेटर टेक प्लेस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जो यूनिरी होता है इसका मतलब होता है 1। ठीक है, और हम इसको कहेंगे कि आई प्लस प्लस। ये जो इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये यूनिरी ऑपरेटर ही होते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई प्लस 1। अब देखिए सिर्फ इसने एक ही करेक्टर को प्लस किया, दिस मीन दिस इज द यूनिरी ऑपरेटर। जबकि आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेटर, जो कि आपके एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछा गया है। तो बाइनरी का मतलब होता है दो ऑपरेंड जिसके होते हैं, लाइक ए प्लस बी। तो ये आपका बाइनरी नोटेशन होता है और ये आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। अमूमन आपसे ज़्यादातर यूनरी ऑपरेटर के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये जो है प्लस प्लस का साइन नजर आ रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साइन आपको नजर आते हैं, और यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। यही तमाम से बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, होपफुली आप इनको एक दफ़ा पढ़ लेंगे। उसके आगे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताया जा रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड के बारे में क्या होते हैं जी, ये मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं, जिनका काम ये होता है कि ये आपको सिर्फ इंटीजर ऑपरेंड्स ही जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैनिपुलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हर पेपर में, जो फाइनल टर्म का पेपर पिछला गुजरा है उसके अंदर जो एक डेफिनेशन आ रही थी, उस एक डेफिनेशन के अंदर या तो एक ये मैनिपुलेटर वाला क्वेश्चन था या पॉइंटर्स वाला क्वेश्चन था कि डिफाइन पॉइंटर्स या व्हाट आर द मैनिपुलेटर्स। तो देखिए मैनिपुलेटर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आप इनमें इंसर्ट करते हैं स्ट्रीम्स को। जहाँ पर भी बात स्ट्रीम्स की आएगी वहाँ पर दो बातें आपने याद कर लेनी है, एक सी इन होता है और एक सी आउट होता है। अफेक्ट करता है आपके बिहेवियर पर। मिसाल आपको दे रहा है, जिस तरह पाई की वैल्यू है, अब आप क्या करेंगे, अब आप पाई की वैल्यू को जो है वो प्रिंट 3.14 तक भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग फंक्शनैलिटी है। फॉर दिस, इसके लिए वी हैव अ मैनिपुलेटर। ये मैनिपुलेटर का काम होता है कि आपके डेटा को मैनिपुलेट करना, यानी आपके डेटा को आगे पीछे करना। जिस तरह हमको पाई की वैल्यू बता रहा है 3.1415926, लेकिन ये आपका कंप्यूटर इसको इतनी लंबी वैल्यू को मैनिपुलेट करने के बजाय, कैलकुलेट करने के बजाय सिर्फ इतना सा काम करेगा 3.14। अब आपका कंप्यूटर या मेरा कंप्यूटर तो नॉन लिविंग थिंग है, इसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद नहीं है। इसे कैसे पता लगा कि अगर मैं 3.14 काम लिखूंगा वैल्यू, फिर भी उतना ही मेरे पास जो है वो आउटपुट या वही वैल्यू आएगी जो हम चाहते हैं। तो ये आपके मैनिपुलेटर फंक्शन ने कंप्यूटर को जो है वो बताया। तो ये एक मेन काम होता है मैनिपुलेटर का, जो कि डेटा को मैनिपुलेट कर रहा होता है फॉर अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके आगे एक प्रोग्रामिंग जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन है, और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है वो ज़्यादा डिटेल से करेंगे। अब देखिए आपने कोड लिखना है जो कि डिक्लेयर करे 3/3 को, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ये 44 या 45 लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इस तरह का स्टूडेंट्स आपसे पेपर में ज़्यादा कंटेंट पूछा जाता है, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 44 और 45 लेक्चर से ही आता है। प्रोग्रामिंग के थ्रू जो मस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए आपने करना ये है कि आपने 3 रोज का और 3 कॉलम का यहाँ पर एक कोड लिखना है, और आपने उसको क्या करना है, आपने इनिशियलाइज करना है तमाम तर लोकेशंस को 0 के साथ। सबसे पहले आप हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे जी। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद हेडर फाइल iostream.h भी हो सकती है, conio.h भी कर लें, आपकी मर्जी। आप 2 हेडर फाइल भी लिखेंगे तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। डजेंट मैटर, ये ऐसा नहीं होता कि उन पे अच्छा इंपैक्ट पड़ने के बजाय जो है वो आपको वो जो है वो नंबर काट लें। आप 2 या 2 से ज़्यादा भी हेडर फाइल ऐड कर सकते हैं। उसके आगे आप वॉइड मेन में दाखिल हुए, उसके बाद आपने ये वाली जो ब्रैकेट है ये नेक्स्ट लाइन से लगानी है या आगे से लगा लें, इस पर भी जो है वो मैटर या अफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपके जो प्रोग्रामिंग की जो किताब है उसके अंदर इन्होंने मेन के बाद इस तरह और आगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, उसके बाद इस तरह का जो साइन है वो इस्तेमाल किया हुआ है। उसके आगे देखें
यहाँ पर वो कह रहा है इंट, आप इंट के आगे वैल्यू दे दी और आपको क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि आपने तमाम तर वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज करना है। तो ये आपने जीरो से इनिशियलाइज किया, फॉर लूप लगा दी। फॉर लूप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम मैट्रिक्स के अंदर बात करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर रेफरेंस डेटा टाइप के साथ साथ फॉर लूप का इस्तेमाल होता है। फॉर लूप के लिए हमने तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, एक हमें उसकी डेटा टाइप, एक हमें कंडीशन और कहाँ तक उसको इंक्रीज करवाना है या डिक्रीज करवाना है, इस चीज़ के बारे में। देखिए वो कह रहे हैं कि आपने हर वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज करवाना है। हमने यहाँ पर ए को दोबारा जीरो से इनिशियलाइज करवाया और हमने कहा कि 3 तक कर दो, ये हमारी मर्जी है। अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपने मैट्रिक्स को 3 तक करना है तो आप करें। अगर आपको बताया जाता है कि आपने बस एक मैट्रिक्स लिखना है जिसके अंदर इतनी रोज हो इतने कॉलम हो, चूंकि हमें अब रोज और कॉलम की स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया गया वो कितनी है, वो 3 है, इसलिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी कि जो ए है ये स्मॉलर होना चाहिए कहाँ किसके 3 के, यानी 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपने इसको प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब जो काम आपने रोज के लिए किया वही काम आप कॉलम के लिए करेंगे, तो ये काम आप दोबारा करेंगे लेकिन आप अपना वेरिएबल जो नेम होगा उसको चेंज कर देंगे। आपने एक ये पहले किया था, अब आप यहाँ पर बी करेंगे। उसके बाद आप मैट्रिक्स लगाएंगे ए बी, यानी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दो और आपकी इंट वैल्यू आ जाएगी। सी आउट करवा दें मैट्रिक्स ए बी और एंड एल। एंड एल का मतलब है कि जनाब ये वाला मैट्रिक्स है हमारा और यहाँ पे जो भी करेक्टर लिखा जाए, ठीक है, इस करेक्टर को लिखने के बजाय एंड एल चले जाओ, यानी आगे मूव नहीं करना बल्कि नई जो नेक्स्ट लाइन है उसके ऊपर मूव कर जाना है। तो ये आपका एक मेन क्वेश्चन था। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद अच्छी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। उसके आगे स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। वैसे तो ये मिड टर्म का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको फिर भी इसका मेन डिफरेंस बता देता हूँ, आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर में बहुत काम आएगा। स्विच स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसके साथ हम जो है वो काम करते हैं या ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इफ़ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसके साथ हम जो है वो एल्स पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों कंडीशन जो है ये आपकी डिसीजन मेकिंग कंडीशंस हैं, यानी दोनों फैसला करती हैं कि हमने ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। वैसे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ दिस फाइल, इफ़ स्टेटमेंट जो है ये सेलेक्ट करती है आपके अल्टरनेटिव्स को, जबकि जो स्विच स्टेटमेंट होती है ये सेलेक्ट करती है मल्टीपल अल्टरनेटिव्स को। इसमें भी इफ एल्स में भी आप मल्टीपल अल्टरनेटिव्स रख सकते हैं लेकिन ये अवॉइड करना चाहिए। अच्छा प्रोग्रामर इस चीज़ को अवॉइड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके आगे आपने इनिशियलाइज कैसे करना है डेटा मेंबर्स को जनाब, तो इनिशियलाइजर जो लिस्ट होती है ये इनिशियलाइज करती है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये 2022 में जो आपका क्विज नंबर 2 आया था उसके अंदर भी पूछा गया था। तो इनिशियलाइजर जो लिस्ट होती है ये इनिशियलाइज करती है ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर कंटेन किया जाके कहाँ पर कंस्ट्रक्शन अटैक के टाइम पर। न्यू और डिलीट ऑपरेटर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ी दफ़ा आपसे पास्ट पेपर के अंदर पूछा गया है। न्यू का काम ये होता है कि आपको हीप से मेमोरी को गेट करना, जबकि डिलीट का काम ये होता है कि ये आपको जो आपने मेमोरी अपने लिए रिजर्व की थी जब आपका काम खत्म हो गया मेमोरी के साथ, ये आपको वापस कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, डिलीट कर देता है। अब देखें वो कह रहे हैं क्या इनको ओवरलोड कर सकते हैं हम, तो जी बिल्कुल इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं। इसका आंसर होगा येस, इट कैन बी ओवरलोडेड। ये ओवरलोड हम इसको कर सकते हैं। कैसे ओवरलोड करेंगे, चूंकि ये हमारे पास मेमोरी को मैनेज करने के काम आते हैं और चूंकि मेमोरी मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो ओवरलोडिंग से हमारी फंक्शनैलिटी मजीद इंक्रीज हो जाती है। तो ड्यू टू दीज ऑल टाइप्स ऑफ रीजन, इन तमाम तर रीजन की वजह से यू कैन ओवरलोड, आप ओवरलोड कर सकते हैं। अगर आप ये जो मैंने आपके साथ आंसर भी बोल के शेयर किया है या जो आंसर मैंने अभी आपके साथ बोला है आप यही लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव अप करते हैं। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दोबारा से कोड के बारे में बताया जा रहा है। वो कह रहा है सपोज करें कि हमारे पास एक टेम्पलेट फंक्शन है और उसके पास कुछ आर्गुमेंट्स हैं लाइक यू और वो रिटर्न करता है आपको टी। तो आपने एक C++ का सिंटैक्स कोड लिखना है जिसके बारे में आपको x के बारे में बताया गया, यानी कि आपने x का एक वेरिएबल लेना है और आपने रिटर्न जो डेटा टाइप है उसको डबल डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल करना है और इंटीजर वैल्यू के साथ आपने कोड को लिखना है। अब देखें आपको यहाँ पर जो है वो एक टेम्पलेट फंक्शन यानी डायरेक्ट आपको बता दिया गया कि आपने जो काम स्टार्ट करना है वो टेम्पलेट फंक्शन से करना है। अब आपने यहाँ पर इंक्लूड हेडर फाइल के चक्करों में नहीं पड़ जाना। हाँ, आप तब वो लिखें जब आपको इस प्रोग्राम की समझ नहीं आई। देखें अगर मुझे ये प्रोग्राम ना आता होता तब मैं अपना पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं अपनी हेडर फाइल को लिखूंगा, यानी कि #include iostream.h, फिर मैं void main लिखूंगा। void main के बाद मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी सुना आप ए लिखें, यानी कि आप इनिशियलाइज करते हैं ना कि इतनी तो आपको समझ में आ चुकी होगी अगर आपने कुछ प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है कि डबल डेटा टाइप को इस्तेमाल करना है। मैं लिखूंगा $A, $B, $C, उसके बाद अपनी ब्रैकेट को ख़त्म कर दूंगा। तो इतना सा काम मैं अगर करूंगा फिर भी मुझे नंबर मिल जाएंगे, चूंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपने कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, वो बेहतर है कि आप अपने पेपर
पेपर को ब्लैंक छोड़ जाते। अब आपने इसका जो है वो आंसर देखें कि टेम्पलेट आपने लिखी, यानी अब आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जवाब दिया। उन्होंने आपको दो जो है वो एक वेरिएबल नेम बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया था क्लास टी और क्लास यू। ये आपको रिटर्न क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है टी फंक्शन। अब आपने बताया जी जो टी ए है और जो टी यू बी है, ये दोनों क्लासेस के नेम है। रिटर्न आपने करना है कि ए अगर जो बी से छोटा है तो आपने ए को बी के कॉलन यानी बराबर रख देना है। उसके बाद आपने जो है वो कॉल करना है इंट आई को। अब चूंकि हम यहाँ पर इंट आई इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा था कि आपने जो है वो डेटा टाइप को या तो इंट इस्तेमाल करना है या आपने डबल इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखिए रिटर्निंग के लिए आपने इंट और डबल इस्तेमाल करना है। तो आपने कहा जी कि कॉल करो इंट आई को और डबल एक्स को। अब डबल एक्स आपको क्या करके देगा, ये आपको एक्स का फंक्शन कॉल कर देगा जिसके अंदर इंट भी पड़ा होगा डबल भी पड़ा होगा। अब हम यहाँ पर जो एक डेटा टाइप है इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें दो डेटा टाइप्स को खुद भी क्वेश्चन में कहा है कि आपने इस्तेमाल करना है, और आपने दोनों का नाम कोई भी दे दें, जे और आई, ये आपकी मर्जी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। होपफुली ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। जो अगर क्लियर ये नहीं हुआ तो बस आप इसको एक रट्टा लगा लें, इसको कह सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह अगर ये आपके पेपर में आता है तो होपफुली आप कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर लिख कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच वेरिएबल विल बी यूज्ड इन इनर कोड ब्लॉक इफ वी हैव द सेम नेम्स ऑफ वेरिएबल एट आउटर कोड ब्लॉक एंड इनर कोड ब्लॉक। तो देखें इसका जो आंसर है वो सिंपल सा आंसर है कि जो वेरिएबल होता है इनर कोड का इज यूज्ड इन द इनर कोड ब्लॉक, जो यानी कि जो अपना वेरिएबल है इनर कोड के लिए वही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कोई जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो किसी भी इनर वेरिएबल के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या बेनिफिट्स होते हैं जी रेफरेंस के, और वेयर वी यूज़ इट, हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। जहाँ पर आपने मेमोरी मैनेजमेंट की बात होती है वहाँ पर आप जो है वो रेफरेंस एड्रेसेस की बात करते हैं। इन रेफरेंस के अंदर वी गिव द मेमोरी एड्रेस, वही बात कि आपको मेमोरी एड्रेस देता है ऑब्जेक्ट का। ड्यू टू रेफरेंस की वजह से वी पास द वैल्यू विदाउट मेकिंग द कॉपी, यानी कि जब आप एक रेफरेंस जो वेरिएबल होता है उसको पास करते हैं तो आपको उसकी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता होता है कि मेमोरी के फलां हिस्से में हमने जो वेरिएबल रखा हुआ है वो फलां हिस्से में पड़ा हुआ है। और एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ये जो वर्ड रेफरेंस वेरिएबल इस्तेमाल होता है वहाँ पर एक आपको साइन बड़ा जो है वो मिलेगा, दैट इज़ द एंड, जो कि इन्होंने यहाँ पर क्रिएट आपके लिए किया हुआ है। इसको भी आप इस थ्योरी में जो है वो शामिल कर सकते हैं। उसके आगे एक नेक्स्ट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि आपने एक C++ कोड लिखना है जो कि आपको डिक्लेयर करे ओवरलोड स्ट्रीम इंसर्शन को और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन को। अब ये जो स्ट्रीम इंसर्शन है और जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन है ये क्या है जनाब, ये सी इन और सी आउट हैं। आपने इनके थ्रू अपना प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो देखें सिंपल इसका कोड है, जो डेट का ऑपरेटर है यानी डेट एंड D1। अब इसका काम ये है कि अब आपने सिर्फ C++ कोड के लिए इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ये दो लाइंस ऐड की हुई हैं। आप हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं, वॉइड मेन को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोनों डेटा टाइप्स को बड़ी आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। उसके आगे आपने जो है वो ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने यहाँ पर डेट ऑपरेटर लिखना है। अब डेट ऑपरेटर हम इसलिए लिखें क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीम को शो करना है। आप यहाँ पर सी इन भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें भी कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलेगी। डेट ऑपरेटर, उसके बाद आपने ये जो आपको साइन नजर आ रही है सी इन के साइन है, ठीक है, आपने इसको इस्तेमाल किया, यानी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। डेट और D1 इसका काम ये है कि जनाब जो भी वेरिएबल जो डेट देगा उसको D1 के अंदर स्टोर कर दो। और जो सी आउट है ये इंसर्शन ऑपरेटर है, इसका काम ये होगा कि जो भी वेरिएबल यूजर ने दी है उसको मंथ के यानी इस फॉर्म में जाके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो। तो ये हमने बेसिकली सी इन को और सी आउट को इस्तेमाल किया है और हमने इससे अपना कोड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। मेन डिफरेंस आपने बताना है एंड एल का और बैकलाइन एन का। तो जनाब एंड एल का काम ये होता है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाना, जबकि बैकलाइन एन का काम ये होता है कि ये आपको लाइन को ब्रेक कर देता है। ब्रेकिंग से मुराद होती है कि देखें ये आपने क्या करना है, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। एंड एल का काम ये होगा कि आपने यहाँ तक लिखा लेकिन आपके पास आगे जगह है, ठीक है, आपने ये वाला पार्ट लिख लिया तो ये आपकी लाइन को ब्रेक कर देगा, नहीं ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। जबकि इसका काम ये होता है कि जनाब नेक्स्ट लाइन पे इंसर्ट कर जाओ, यानी ये लाइन पूरी छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, इस लाइन को छोड़ दो नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, वो डिपेंड करता है जो आप कोड उस टाइम दे रहे होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दिस फाइल। इस फाइल के हम जो है वो अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो एंड एल एक ऐसा मैनिपुलेटर होता है जो कि इंसर्ट करता है न्यू लाइन करेक्टर को और आपको फ्लश करता है स्ट्रीम को, जबकि बैकलाइन एन जो है ये कंट्रोल करता है करेक्टर को जो कि आप इंसर्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकिंग भी इसके अंदर जो है वो हो सकती है। तो व्हाट डज कोड ऑप्टिमाइजेशन मीन्स, जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच वी मेक ओवर कोड सच अ वे दैट इट इम्प्रूव द स्प्रेड और स्पीड ऑफ द प्रोग्राम,
यानी कि जो ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, ऑप्टिमाइजेशन का वैसे मतलब ये होता है कि बेहतरीन सूरत हालत में है, बेहतरीन हालत में है। तो जनाब आपने ऐसा प्रोग्राम लिखा जो कि स्लो काम कर रहा था, आपने उसको ऑप्टिमाइज़ किया, मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स होती हैं, आपने उसको ऑप्टिमाइज़ किया बाय यूजिंग द ऑप्टिमाइज़र, तो आपका प्रोग्राम जल्दी चलने लग गया, आपको आउटपुट जो पहले 10 मिनट में मिल रहा था अब वो आपको 1 मिनट में मिलने लग गया। तो ऐसी टेक्निक्स या ऐसे कोड्स को आपने, ऐसे अमल को आपने अपनाया जिससे आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो गई। तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन। उसके आगे आपने एक दोबारा से प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, इसको देखना है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने जो फॉलोइंग कोड है इंटरप्रेटेड, इसको आपने कंपाइलर से कन्वर्ट करना है सी आउट की मदद से। अब देखिए आपको एक बड़ा इजी सा प्रोग्राम है, आपका जितना इजी है उतना ये इंपॉर्टेंट भी है। आपने करना ये है कि वो कह रहा है कि सी आउट कर दो, ए फिर बी और फिर सी। इसका मतलब ये होगा कि आपने इसका जो कंपाइलर आउटपुट होगा वो आपने बताना है। तो देखिए सी आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन भी चाहिए होती है, हमें कुछ जो डिक्लेरेशन फंक्शन है वो भी चाहिए होते हैं, उसके बाद हम सी आउट करवाते हैं। यानी सी इन अगर होगा तो ही हम सी आउट करवाएंगे। तो यहाँ पर सी इन का कोई भी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने सिर्फ इतनी सी लाइन लिख देनी है कि इट विल गिव एन कंपाइलर एरर। ये कंपाइलर एरर दे देगा बिकॉज ए बी सी तो डिक्लेयर ही नहीं है हमें, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू पता ही नहीं है। हम स्क्रीन के ऊपर ए बी सी तो खाली प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि इस तरह का कोई फंक्शन हमारे पास अभी तक जो है वो वजूद में ही नहीं आया। उसके आगे सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है क्लास ए का, वो डिक्लेयर किया गया एज अ क्लास मेंबर ऑफ बी। यानी कि अभी आपको एक फ्रेंड फंक्शन से मुतलिक बात कर रहा है कि आपके पास दो क्लासेस थी, एक क्लास का नाम है ए और दूसरी क्लास का नाम है बी। हुआ कुछ इस तरह से कि आपने दोनों जो क्लास ए है इसको आपने डिक्लेयर किया कि डेटा मेंबर है क्लास बी का। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल होगा कौन सी क्लास का, ए क्लास का, क्योंकि हम यहाँ पर ए क्लास जो है वो फ्रेंड फंक्शन की फॉर्म में जो है वो कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रक्टर होगा वो बी क्लास का हमारे पास जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। उसके आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 22 है जी। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी आपके पास एक मेन प्रोग्रामिंग का आउटपुट है, इसको आपने आउटपुट बताना है। वट विल बी द आउटपुट द फॉलोइंग फंक्शन इफ वी कॉल दिस फंक्शन 3 टाइम। वो कह रहा है कि अगर हम ये फंक्शन जो है वो 3 टाइम लिखें तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए वो आपको वॉइड फंक्शन 1 कह रहा है कि एक दफ़ा फंक्शन ये हो गया, उसके बाद आपने इसको 0 से इनिशियलाइज किया और इंक्रीमेंट कर दिया, और आखिर में आपने सी आउट कराने के बाद एंड एल का इस्तेमाल किया। अब देखिए ये होगा किस तरह से, होगा कुछ इस तरह से कि वो कह रहा है कि वॉइड करो फंक्शन को 1, फिर ये इसका आउटपुट लिखा हुआ है, फिर 1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद ये ना नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, ये आपको उन्होंने दोबारा दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने वो दूसरा कोड आपको बता रहा है कि अब आपने 2 करना है, 2 के बाद आपने स्टैटिक टाइप का वेरिएबल लगाना है, और उसके बाद आपने इसको भी इंक्रीमेंट करना है, और उसके बाद आपने इसको एंडल करना है। इसका जो आउटपुट होगा वो 1 1 और 1 इस फॉर्म में होगा जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। अब आपने करना, और नेक्स्ट लाइन मूव करेंगे तो देखिए इसका नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 तक जाएगा। तो 0 1 2 और 3 में भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जाएगा। ये फंक्शन 2 है, सॉरी हाँ फंक्शन 2 है, ठीक है। 3 तक जाएगा क्योंकि 3 टाइप के फंक्शन हमने यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। फंक्शन 2 का ताल्लुक सिर्फ इतना सा है कि ये दूसरी फंक्शनैलिटी को शो करेगा। तो 1 2 3 जो होगा इसका आउटपुट आ जाएगा। उसके आगे हमारे पास आई थिंक क्लॉक और मेलॉक फंक्शन के बारे में आपको बताया जा रहा है। जनाब क्लॉक और मेलॉक फंक्शन भी न्यू ऑपरेटर की तरह होते हैं और डिलीट ऑपरेटर की तरह होते हैं। ये आपको मेमोरी को मैनेज करने में मदद करते हैं और मेमोरी को गेट करने में, डायनामिक मेमोरी को गेट करने में जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उसके आगे स्टैटिक दिस वर्ड क्या होता है और हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दिस वर्ड होता है ये यूज़ किया जाता है रेफरेंस के लिए, ताकि आप अपने करंट क्लास के अंदर किसी भी मेंबर को जो है वो हाईलाइट कर सकें, आप बता सकें। अकॉर्डिंग टू दिस वाइल दिस इज यूज टू रेफर द करंट क्लास मेंबर विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास। यानी कि आपने अपनी क्लास का नेम इस्तेमाल नहीं किया, आप उसे डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दिस बॉय, यानी ये लड़का, कौन सा लड़का आपको तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास वो खड़ा हुआ तो मैं कहता हूँ दिस बॉय इज़ वेरी नोटी, ये लड़का बड़ा शरारती है। तो ये हमने नाम के बगैर कोई भी अगर हमने मेंबर फंक्शन अपनी क्लासेस के अंदर इस्तेमाल करना है तो हम दिस ऑपरेटर का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे जनाब आपको क्वेश्चन नंबर 25 बताया जा रहा है, जिसके अंदर आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया जा रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर या असाइनमेंट जो ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल करना है, कॉल करना है और आपने कोड को लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले इस कोड को देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं कि मैट्रिक्स M1 M2 और उसके बाद कोलन 2 सेमी कोलन सॉरी, उसके बाद मैट्रिक्स M1 M2 और M3 और उसके बाद ये इक्वलाइज कर दिया यानी इनिशियलाइज कर दिया गया M2 को, उसके बाद मैट्रिक्स M1 इक्वल टू M2। आपने करना क्या है, आपने बताना है कि कहाँ कहाँ पर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को
इस्तेमाल किया। याद रहे स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन सिर्फ ये इक्वल वाला होता है, ठीक है। आपने इस बात से अपने जो माइंड है उसमें याद कर लेना है कि जनाब जो जहाँ पे ये जो इक्वलाइज का साइन इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात भी ज़रूरी नहीं होती कि हमने जहाँ जहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल किया वहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। अब देखिए पहला आपको साफ पता लग गया ये कॉपी कर रहा है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। यही आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके आगे स्टूडेंट देखें तो वो आपको बता रहा है कि मैट्रिक्स M1 M2 कोलन इक्वल टू M1 M2, ठीक है। अब ये देखें M1 जो है ये इनिशियलाइज कर दिया गया है M2 को, तो ये आपके पास यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हुई है, यहाँ पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया हुआ है। अब तीसरा देखें तो मैट्रिक्स M1 इक्वल टू M2, ये भी आप यहाँ पर यही असाइन कर रहे हैं, तो इसका दोनों का असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा और ये जो है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। आपने लिखने का तरीका अपने पेपर में कुछ इस तरह ही लिखना है कि आपने इसके आगे कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, और ब्रैकेट्स में लिख लें नीचे लिख लें, आपकी मर्जी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, होपफुली आपको समझ में आ चुके होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, और ये कलेक्शन है और ये वीयू की मुझे फाइल मिल गई थी इनकी थी, और इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है, हम इनको अगेन जो है वो थैंक्स कहते हैं सॉल्विंग के लिए भी और इतनी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए भी। तो मेरा काम था, मैंने आप लोगों को ये बड़ी डिटेल से समझा दी है, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे एक और बात यहाँ पे मैं जो है वो क्लियर कर दूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको प्रोग्रामिंग अभी भी नहीं आती होगी, तो जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग नहीं आती उन्होंने कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में किसी भी चीज़ को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। अगर आप पेपर को ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो आप खुद से वीयू वालों को इस चीज़ की दावत दे रहे होते हैं कि जनाब आप आएँ और आके हमें फेल करें, ठीक है। आप MCQ ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, जिसकी प्रोग्रामिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो MCQs फाइल पे ज़्यादा काम करे, अपने MCQs को मज़ीद इंप्रूव करे, और अगर आपके MCQs अच्छे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर CS201 के अंदर गेन कर सकते हैं। MCQs अच्छे होने के साथ साथ पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ना, सब्जेक्टिव के तमाम तर क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर में जो है वो लिख के आने हैं, बेशक आपको आते हैं नहीं आते, आप लोगों ने पेपर में कोई चीज़ को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।